हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एच डी राव साइंस क्लासेस में। बच्चों, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए लेकर के आए हैं। वो वीडियो है, इससे पहले वाले वीडियो से संबंधित ही है। इससे पहले वाले आपने वीडियो में पढ़ा था कि एथिल अल्कोहल सॉरी डाई एथिल ईथर के भौतिक गुण तक आपको बताया गया था। लेकिन आज है डाई एथिल ईथर के रासायनिक गुण और उसके उपयोग। आज आपके लिए बहुत ही बेहद ज़रूरी जो हेडिंग है वो है कि रासायनिक रूप से किस तरह से डाइथिल ईथर का प्रयोग किया जाता है, इसके क्या गुण हैं, रासायनिक गुण, इसके बारे में आज आपको बताया जाएगा। तो बिना वक्त गंवाए आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों उसको चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। ठीक है बच्चों? आज है डाई एथिल ईथर के रासायनिक गुण। डाई एथिल ईथर के रासायनिक गुण, इसको अंग्रेजी में कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाई एथिल ईथर। क्या कहते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाई एथिल। ये आपका आज बहुत ही फंडामेंटल हेडिंग है, इसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों? तो क्या होता है कि डाई एथिल ईथर क्या है? तो डाई एथिल ईथर रासायनिक रूप से निष्क्रिय यौगिक। कैसे हैं? निष्क्रिय यौगिक होते हैं। डाई एथिल ईथर रासायनिक रूप से निष्क्रिय यौगिक होते हैं और ये बहुत ही, इसके जो बंध होते हैं बहुत ही अस्थायी होते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप लिख सकते हैं, डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर रासायनिक रूप से निष्क्रिय यौगिक है। कैसे हैं? निष्क्रिय यौगिक है। तो डाई एथिल ईथर कैसे हैं? रासायनिक रूप से बहुत ही निष्क्रिय यौगिक हैं और ये बंध बहुत ही, और इनके बंध बहुत अस्थायी होते हैं। इनके बंध बहुत अस्थायी होते हैं। किसके? डाई एथिल ईथर। ठीक है, अब इनकी जो अन्य अभिक्रियाएं हैं वह निम्नलिखित है। कौन कौन से हैं? निम्नलिखित हैं। पहला है दहन। पहला क्या है? आप इसको दहन देखिए क्या होता है। तो दहन में क्या होता है कि जब डाई एथिल ईथर के वाष्प को ऑक्सीजन यानी वायु के मिश्रण में अगर इसको आप अभिक्रिया कराते हैं, वायु से क्रिया कराते हैं, तो क्या होता है कि ये एक मतलब ये जो आपका डाई एथिल ईथर है ये आपका एक ज्वलनशील पदार्थ है। ठीक है, बहुत ही जलने वाला पदार्थ है और ये विस्फोट मिश्रण भी बनाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब डाई एथिल ईथर को ऑक्सीजन के साथ में क्रिया कराते हैं यानी वायु के साथ में क्रिया कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। कैसे देखिए, C2H5 वो जब इसको आप किससे क्रिया कराते हैं? ऑक्सीजन से, 6O2 से जब क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है ये? तो ये आपका बनता है, देखिए, 2 दूनी 4, 4CO2 प्लस 5 दूनी 10, 5H2। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि जब डाई एथिल ईथर को ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बनता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये जो है बहुत ही ज्वलनशील पदार्थ है। कौन? डाई एथिल ईथर। इसलिए इसको ज्वाला से काफी दूर रखना चाहिए वरना इसमें आग बहुत जल्दी लग सकती है। ठीक है, तो पहला हुआ दहन। दूसरा देखिए,
दूसरी क्रिया है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। तो देखिए जब डाइएथिल ईथर को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में प्रयोग किया जाता है तो क्या बनता है, देखो जब डाइएथिल ईथर को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में प्रयोग किया जाता है तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। क्या बनता है? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ऐसे बनता है C2H5, वो ये क्या है आपका, ये आपका डाइएथिल ईथर है। जब डाइएथिल ईथर को H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्या कराते हैं तो क्या होता है कि C2H5 क्या हो जाता है आपका, यहाँ आ जाता है तो 2C2H5 HSO4, C2H5HSO4 और जल आपका अलग हो जाता है। तो इसे कहते हैं एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या कहते हैं? एथिल हाइड्रोजन, ये सल्फेट बनता है। और इसे तो आप समझते हैं क्या है, वाटर। क्या वाटर के पाथर, ये है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। क्या है भाई? ये सल्फ्यूरिक एसिड है आपका। और ये आपका क्या है, डाई एथिल ईथर, डाइएथिल ईथर। तो जब डाइएथिल ईथर को सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में प्रयोग किया जाता है तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। क्लियर? ये आप लिख सकते हैं, आप शब्द के रूप में पहले लिख सकते हैं, उसके बाद में ये क्रिया दे सकते हैं, तो कोई जरूरी नहीं है। तो आपको लिखना है कि जब डाइएथिल ईथर को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। किसके साथ? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में क्रिया कराएंगे। ठीक है, चलो नोट करते रहो भाई। तीसरा है आपका HI से, HI के साथ हाइड्रियाडिक अप्रिया इसको बोलते हैं। हाइड्रियाडिक का मतलब होता है हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ में अप्रिया। तो जब डाइएथिल ईथर को यदि HI के साथ में अप्रिया करा जाता है तो क्या बनता है आपको जानना है। देखिए जो हाइड्रियाडिक अप्रिया होती है, हाइड्रोजन आयोडाइड की अप्रिया होती है, वह जब डाइएथिल ईथर के साथ में मिलता है तो बहुत ही शीघ्रता से क्रिया करता है। और ये शीघ्रता से क्रिया करके यानी HI जब डाइएथिल ईथर से क्रिया करता है तो इसका एक मॉलिक्यूल एथिल अल्कोहल का देता है और एक मॉलिक्यूल एथिल आयोडाइड का देता है। ठीक है, किस तरह से क्रिया करता है देखिए। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना है कि ये क्रिया जो है ताप पर डिपेंड करती है। तो ये ताप दो प्रकार के होते हैं, एक आपका ठंडे में क्रिया होगी और एक आपकी गर्म में क्रिया होगी। यहाँ पर ठंडे में क्रिया देखिए, ठंडे में जब आप ठंडे में इसको ताप पर निर्भर करती है, तो जब ताप ठंडे ताप होगा, ताप कम होगा, तब जब क्रिया करेगा तो क्या करेगा देखिए, C2H5 वो जब ये क्रिया करेगा HI से, ठीक है, तो क्या करेगा जब C2H5 वो HI ठंडे में जब क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा C2H5OH। एक मॉलिक्यूल बनेगा क्या, C2H5OH का बनेगा, और दूसरा देखिए C2H5 के दो मॉलिक्यूल, एक वो तो वो H में जुड़ जाएगा, ऐसे जुड़ जाता है ना, तो C2H5OH एक आपका जुड़ जाएगा, तो ये बन गया आपका C2H5OH हो गया। अगला क्या बचा, एक C2H5 और है तो C2H5 बचा, यहाँ बचा C2H5। ये है आपका एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल को आईयूपीएसी में नाम में क्या कहेंगे, एथेनॉल। क्या कहेंगे, एथेनॉल। और ये है आपका एथिल आयोडाइड। ठीक है, तो ये है आपका एथिल अल्कोहल। ये आपका एथिल अल्कोहल बनता है एक मॉलिक्यूल, और एक मॉलिक्यूल बनता है एथिल आयोडाइड का।
ठीक है बच्चों, ये कौन सी क्रिया हो गई? ये तो हो गई ठंडे में क्रिया। अब देखिए गर्म करने पर क्रिया कैसे होगी। जब आप इसे गर्म करेंगे तो क्या होगा कि जब डाई एथिल ईथर को HI यानी गर्म माध्यम में HI से क्रिया कराया जाता है तो क्या होता है कि इसके दो मॉलिक्यूल एथिल आयोडाइड के दो मॉलिक्यूल बनते हैं और एक मॉलिक्यूल जल का बनता है। कैसे देखिए, C2H5 वो +2HI। तो जब आप क्रिया कराएंगे आप तो क्या बनेगा, ये C2H5 की दो मात्राएं तो हो जाएगा 2 C2H5I, C2 C2H5I प्लस H2O प्लस H2O। सही, तो ये आपका बन गया एथिल आयोडाइड। एथिल आयोडाइड या बना आपका जल। ठीक है, तो ये दो प्रकार की क्रिया करता है, ठंडे में एक गर्म करने पर। ठंडे में जो क्रिया होती है वो एक अणु बनाएगा एथिल अल्कोहल का, एक अणु बनाएगा एथिल आयोडाइड का, और जब गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, दो अणु आपका एथिल आयोडाइड का बनेगा और एक अणु जल का बनेगा। ठीक है बच्चों, जल्दी से नोट करो इसे। अगला है आपका क्लोरीन से क्रिया। किससे क्रिया करा रहे हो? क्लोरीन। ये Cl2 से। अब की बात किससे क्रिया कराओगे आप? Cl2 से। ठीक है, तो Cl2 की क्रिया भी दो पदों में होती है, एक पद अंधेरे में होता है और एक उजाले में होता है। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखना है कि डाई एथिल ईथर जब क्लोरीन से क्रिया करता है तो एक प्रतिस्थापन क्रिया उत्पन्न करता है और 1 डाइक्लोरो डाई एथिल ईथर देता है। ठीक है, इसमें क्रिया करता है क्या, जब ये अंधेरे में क्रिया करता है। तो जब अंधेरे में डाई एथिल ईथर क्लोरीन से क्रिया करता है तो क्या बनता है, 1 डाइक्लोरो डाई एथिल ईथर बनता है। ठीक है, ये आपको लिखना है। पहला है किसमें, अंधेरे में। जब आप इसे अंधेरे में क्रिया कराओगे, देखिए कैसे कराते हैं आप। CH3 CH2 वो CH2 CH3, ये है क्या, ये आपका डाइएथिल ईथर ही तो है। तो जब डाइएथिल ईथर को किससे क्रिया कराएंगे, Cl2 से क्रिया कराएंगे तो इसमें से H निकल जाएगा और Cl उसके स्थान पर आ जाएगा, तो HCl निकल जाएगा आपका यहाँ। तो बनेगा क्या बेटे, CH3, ध्यान से देखिएगा, CH3। देखिए भाई, कोई जादू मंत्र नहीं है ना, आपको इसमें कोई ऐसा चीज है कि अनदेखा है, बस आपके दिमाग का खेल है, आपको देखना है। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो आपको बैलेंस रिएक्शन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, बस ध्यान रखो। देखिए CH3 यहाँ है तो CH3 यहाँ हो जाएगा, CH2 में CH हो जाएगा, एक कहाँ निकल गया, एक H निकल गया यहाँ पर और उसका स्थान कौन ले लिया, Cl, तो बना CHCl। फिर उसके स्थान पर देखिए यहाँ CH2 है, फिर Cl CH3 हो गया ना। अब फिर इसका आप Cl2 से जब क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, फिर यहाँ पर आपने जिस तरह से क्रिया दिया था, मैंने हाइड्रोजन दिया था और क्लोरीन दिया, इसके बाद में देखिए यहाँ पर ये प्रतिस्थापन इस बार हो जाएगी, यहाँ का ये हाइड्रोजन यहाँ पर से निकल जाएगा और क्लोरीन यहाँ पर जुड़ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या होता है, अगला जो बनेगा तो CH3 CH ClO, CH2 के स्थान पर क्या होगा, CHCl। अरे भाई एक H होगा और एक और होना तो चाहिए, तो उसके स्थान पर Cl आ गया, प्रतिस्थापन हो गया, तो CHCl फिर CH3। इसी का नाम है 1 डाइक्लोरो डाइएथिल ईथर। तो सीधी सी बात है, अंधेरे में क्या क्रिया करेगा, जब डाइएथिल ईथर को Cl2 के साथ में क्रिया कराते हैं तो 1 डाइक्लोरो डाइएथिल ईथर का निर्माण होता है। क्लियर। अब अगला है
प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया, प्रकाश की उपस्थिति, प्रेजेंट माने उपस्थिति प्लस लगा के, में प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया। तो देखिए जब CH2 ये आपका क्या है, ईथर, डाइथर ईथर है, जब इस पर Cl2 से क्रिया कराते हैं तो ये क्या बनाता है, पर क्लोरो बनाता है। क्या बनाएगा, पर क्लोरो डाइथर ईथर बनाएगा। क्या बनाएगा, पर क्लोरो डाइथर ईथर। तो बनेगा आपका C2H5 के स्थान पर C2Cl5। ये बन गया। देखिए 5 दूनी 10 मान को होने चाहिए, यहाँ पर है तो यहाँ पर आप 5 आगे लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका पर क्लोरो डाइथर ईथर बन गया, पर क्लोरो डाई एथिल। ठीक है, तो ये क्रिया आपको किसमें हो गई, अंधेरे में होगी। ठीक है, तो अंधेरे में क्रिया और प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया हो गई। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो। अगला है एसिटिल क्लोराइड से क्रिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिया है ये, एसिटिल क्लोराइड से। एसिटिल क्लोराइड से एसिटिल क्लोराइड का मतलब होता है CH3COCl, ये आपका एसिटिल क्लोराइड है। ठीक है, CH3COCl को क्या कहते हैं, एसिटिल क्लोराइड कहते हैं। तो जब डाइएथिल ईथर को एसिटिल क्लोराइड के साथ में क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, एथिल एसीटेट बनता है। क्लियर, तो एथिल एसीटेट एसिटिल क्लोराइड को जब डाइएथिल ईथर के साथ में क्रिया कराते हैं तो एथिल एसीटेट बनता है। देखिए कैसे बनता है, C2H5 प्लस किसके साथ में क्रिया करा रहे हो, CH3COCl से। किसकी उपस्थिति में, एल्युमिनियम क्लोराइड, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ। तो अब देखिए यहाँ पर बन गया एक थ्योरी कि जब डाइएथिल ईथर को निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में एसिटिल क्लोराइड के साथ में क्रिया कराया जाता है तो क्या बनता है, देखिए क्या बनेगा, CH3COO, C3 यहाँ था तो CH3CO और एक वो और इसमें से एक C2H5 C2H5 प्लस इसमें एक C2H5 और था तो C2H5, दो तो है C2H5 और एक C। तो अब देखिए यहाँ पर क्या बना, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में जब डाइएथिल ईथर को एसिटिल क्लोराइड के साथ में क्रिया कराते हैं तो एथिल एसीटेट और एथिल क्लोराइड बनता है। इसे कहते हैं एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट। ले बच्चों, और ये आपका है एथिल क्लोराइड। तो दोनों चीज क्लियर हो गई यहाँ पर कि जब डाइएथिल ईथर को एसिटिल क्लोराइड के साथ में एल्युमिनियम क्लोराइड उत्प्रेरक के साथ में, ये उत्प्रेरक का कार्य करता है, यहाँ पर निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड के उत्प्रेरक के साथ में क्रिया कराते हैं तो एथिल एसीटेट और एथिल क्लोराइड बनता है। ठीक है, नोट कर लो। अगला है ईथर के उपयोग, ईथर के उपयोग, यूज ऑफ ईथर। तो पहला इसका जो उपयोग होता है, इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, तो ये जो आपका ईथर है ये तेल है, वसा है, रेजिन है, इसको जो है विलायक के रूप में उपयोग किया जाता है। तेल, वसा
रेजिन, तेल बसा रेजिन आदि के विलायक के रूप में, दूसरा विलायक निष्कर्षण में, तीसरा ग्रिग्नार्ड अपकर्मक में, और चौथा है शल्य क्रिया, शल्य चिकित्सा। शल्य चिकित्सा का अर्थ आप तो समझते हैं कि निश्चेतक के रूप में पेशेंट को बेहोश करने के लिए, जैसे जब ऑपरेशन किया जाता है तो उसको बेहोश, शल्य क्रिया का मतलब होता है ऑपरेशन करना, तो शल्य चिकित्सा में इसका भी उपयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका ईथर समाप्त हुआ। तो आपको ईथर के बारे में बताया गया, ईथर के गुण, ईथर बनाने की विधि, ईथर के भौतिक गुण, ईथर के रासायनिक गुण, ईथर के उपयोग, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। अब हम अगले चैप्टर के साथ में आपको अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।